तो 7 दिन हो गए। ईरान और इजराइल के बीच पिछले 7 दिनों से भीषण जंग चल रही है। दोनों एक दूसरे के शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर रहे हैं, अहम और प्रमुख ठिकानों को ध्वस्त कर रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो इस पूरे युद्ध का रुख मोड़ सकता है। अमेरिका इस युद्ध में शामिल होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जंग को लेकर बड़ा फैसला किया है। खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस युद्ध में कूदने के लिए हरी झंडी दे दी है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अप्रूवल दे दिया है ट्रंप ने। ईरान इजराइल युद्ध में कूदने के लिए अमेरिका पूरे तरीके से तैयार है। अमेरिकी मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ट्रंप के इस फैसले से जुड़े 3 लोगों के हवाले से बताया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के खिलाफ हमले की योजना को मंजूरी दे दी है। ट्रंप की ओर से हमले की योजना को मंजूरी दिए जाने के बाद फिलहाल यह देखना होगा कि फाइनल ऑर्डर कब रिलीज होता है, क्योंकि वहां पर अगर जंग की मंजूरी दी जाती है एक फाइनल ऑर्डर आता है। लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि ईरान क्या अपना परमाणु कार्यक्रम रोकता है इससे पहले कि फाइनल ऑर्डर आए। अगर ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम नहीं रोकता है तो फिर अमेरिका इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ जंग में फुल फ्लेज पूरे तरीके से शामिल हो जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति के इस नए रुख का अंदाजा कल उनके जो बयान आ रहे थे लगातार, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि कोई नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा, कोई नहीं जानता कि मैं क्या करूंगा, लेकिन यह तो तय है कि ईरान इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। क्या कहा था ट्रंप ने, आप पहले वो सुनिए, फिर अंदाजा आपको हो जाएगा कि इस वक्त ये किस मोड़ पर, किस रुख पर युद्ध खड़ा है। I mean, you don't know that I'm going to even do it. You don't know. I may do it. I may not do it. I mean, nobody knows what I'm going to do. I can tell you this, that Iran's got a lot of trouble. I've had it for a long time. The first time I had it, but, you guys were after me. I said I had to focus. I was the hunted, and now I'm the hunter. तो ट्रंप का यह बयान ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खमेनी की उस प्रतिक्रिया के बाद आया है जिसमें खमेनी ने सरेंडर करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, बल्कि अमेरिका को भी कहा था कि अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे, इस जंग में वो सीधे तौर पर ना कूदे। ईरान के सर्वोच्च नेता की धमकी के बाद अमेरिका मानो पूरी तरह से एक्टिव हो गया, पूरे मिडिल ईस्ट में अपनी तैनाती को मजबूत करने लग गया। एक मैप दिखाते हैं आपको, इस मैप के जरिए जो है आप समझिएगा ये किस तरीके से है। अब आप मैप देख रहे हैं, ईरान वो रेड कलर में नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन और यूएई, यानी कि इन सबसे ये पड़ोसी मुल्क कहीं ना कहीं पड़ते हैं, और इन सभी पड़ोसी मुल्कों में अमेरिकी सैन्य अड्डा है, अमेरिकी मिलिट्री बेस है। इन सभी बेसिस में अमेरिका ने अपनी तैनाती बढ़ा दी है। कल से लगातार ये खबरें आ रही है, हमने आपको वो जेट्स की तैनाती भी दिखाई थी। इराक के इरबिल असद एयरबेस पर अमेरिका के 2000 सैनिक तैनात हैं। सऊदी अरब जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर से, सऊदी अरब में फाइटर जेट और 35,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। अब नीचे आते हैं, कुवैत देख लीजिए बिल्कुल नजदीक में, 5,000 मरीन कमांडोज और बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर गश्त कर रहे हैं लगातार आसपास। अब बहरीन की तरफ चलते हैं, ये ब्लू कलर के पास जो नजर आ रहा है, बहरीन में एक उबैद एयरबेस है। यहां पर जेट्स की रीफ्यूलिंग की बहुत बड़ी फैसिलिटी स्थापित की जा चुकी है। अब जॉर्डन का रुख कर लेते हैं। जॉर्डन के अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक वहां पर भी मौजूद हैं, और यूए में नेवल, आर्मी, एयरफोर्स तीनों एयरबेस है यूए में। 6000 सैनिक वहां पर तैनात है। कुल मिलाकर इन 6 देशों में 9 अमेरिकी एयरबेस है, 9 अमेरिकी टोटल बेस है, और ईरान की घेराबंदी में वो पूरे तरीके से जुट गया है। कुल मिलाकर के अगर संख्या हम गिन करके आपको बताएं, 50,000 सैनिक और 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर लगातार गश्त कर रहे हैं। बीच में रेड कलर का ईरान, और वह आसपास देखिए सारा घूम रहा है। अब अमेरिका कैसे इस युद्ध में कूदने की तैयारी कर रहा है, अमेरिका की अपनी तैयारी कैसी, इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका का एक सबसे घातक विमान होता है, ये तस्वीरों में आप देखिए, उसको उसने मोर्चे पर लगा दिया है। इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध है उसमें अमेरिका का एक प्लेन है डूम्सडे प्लेन कहते हैं उसको, E-4B उसका नाम है, वो उड़ान भर रहा है अमेरिका में ही। इस जेट को अमेरिका में उड़ान भरते देखा गया है।
अब वो तभी बाहर आता है जब अमेरिका किसी से युद्ध लड़ने की स्थिति में होता है या फिर ऐसी स्थिति होती है। ईरान इजराइल युद्ध में शामिल होने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। इसका जवाब ये प्लेन है। अब प्लेन क्यों है साहब? प्लेन की खासियत हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये प्लेन की खासियत क्या है? इस विमान को E4B नाइट वॉच कहते हैं। नाम दिया गया है अंग्रेजी में डूम्सडे, प्रलय वाला दिन, प्रलय का जेट, बिल्कुल प्रलय आ गई और सिर्फ जेट बचा। इस विमान की सबसे खास बात यह है कि अन्य किसी भी अमेरिकी सैन्य विमान की तुलना में बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, सुरक्षित है। अगर परमाणु बम भी चल जाए, इस पर परमाणु बम का हमला भी नहीं हो सकता, बेअसर है। साइबर हमलों से भी यह बिल्कुल बचा हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस तक को यह झेल सकता है, यह ऐसे बनाया गया है। और आवश्यकता पड़ने पर जवाबी हमलों को यह निर्देशित कर सकता है, डायरेक्शन दे सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी, उसके मुताबिक इसमें विशेष शील्डिंग होती है। यह थर्मल और न्यूक्लियर इंपैक्ट से सुरक्षित रहता है। ऐसी शील्ड बना रखी, ऐसा प्लेन है ये। 67 सैटेलाइट रिसीवर और एंटीना है प्लेन के अंदर। अंदाजा लगाइए, 67 सैटेलाइट एंटीना। इसकी मदद से दुनिया के किसी भी कोने में ये कम्युनिकेशन कर सकता है, संचार कर सकता है, वहां पर जो अपनी बात पहुंचा सकता है, वहां से कुछ ले सकता है। टॉप सीक्रेट मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम इसमें पूरे फीड रहते हैं। और सबसे ताकत की बात तो यह है कि विमान 1 सप्ताह तक उतरेगा ही नहीं, उड़ सकता है। 1 सप्ताह तक ऊपर ही रह सकता है, इतनी कैपेसिटी है। और हवा में ही इसकी कैपेसिटी है कि वहीं पर वो ईंधन भरता रहेगा और वही उसकी कैपेसिटी है। बिना उतरे 35 घंटे से ज्यादा की नॉन स्टॉप तो उड़ान भर सकता है। अब तक की सबसे लंबी उड़ान ये भर चुका है। ये नहीं कि सिर्फ इसकी खासियत है। E4B की अब तक की सबसे लंबी उड़ान लगभग 35.5 घंटे की रही है। यह विमान दरअसल जब इमरजेंसी आती है, आपात आती है, तो इसलिए बनाया गया था। राष्ट्रपति, रक्षा सचिव, वरिष्ठ सैन्य नेता और जो उन सब लोग जो है वो अगर किसी मुसीबत में फंस जाए, उनसे कनेक्टिविटी पूरी हो। इसके अंदरूनी अंदर का हिस्सा हम आपको बताते हैं। अंदर देखिए क्या है। 18 बिस्तर है, बेड, ब्रीफिंग रूम अलग से है इसके अंदर, समन्वय क्षेत्रों के लिए कमांड सेंटर है, रेस्ट रूम भी इसके अंदर है। आपात स्थिति में कहते हैं, पेंटागन का नाम तो हर एक ने सुना होगा भाई, फ्लाइंग पेंटागन है। नीचे पेंटागन अगर एक्टिव नहीं है तो ये फ्लाइंग पेंटागन है। बड़ी आपदाओं के समय इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 9/11 जब हुआ था, उसके बाद उस वक्त के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने इसका इस्तेमाल किया था। और 1995 में हरिकेन ओपल के दौरान फेमा अधिकारियों ने भी इसमें यात्रा की थी। E4B ये वो विमान है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। नाइट वॉच, डूम्सडे। परमाणु हमलों के दौरान जो अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व होता है, अगर उसे निकालना पड़े तो उसके लिए भी इसको निकाला जाता है। अब इसकी क्यों जरूरत पड़ रही है? इसका अब उड़ान भरना अमेरिकी आकाश में, और एक कोड निकल के सामने आ रहा है, ऑर्डर 01, ऑर्डर 01। ये वहां रेडियो गूंज रहा है। ये कॉल साइन कहा जाता है, इसी से जुड़ा है। अब एक नया कॉल साइन सामने आ रहा, डूम्सडे का उड़ान भरना। इसका अटकल यही है, इसके पीछे की जो पूरी बात यही निकल करके आ रही है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ लड़ाई में तैयारी कर रहा है, निकलने की पूरी ड्रिल कर रहा है, और वो सामने आ चुका है। अब यही नहीं, इस बीच अमेरिका ने यूरोप में अपने USS फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं उसको, उसकी तैनाती कर दी। उसकी तैनाती की घोषणा कर दी कि फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो हम तैनात करने वाले हैं। नौसेना की लेटेस्ट और सबसे उन्नत पीढ़ी का यह कैरियर है। नौसेना का है लेकिन सबसे उन्नत पीढ़ी का कैरियर है। पहले के जहाजों की तुलना में बहुत प्रभावशाली है, मजबूत है, सक्षम है। फोर्ड क्लास कैरियर, सबसे पहली शिप USS गर्लर्ड R. फोर्ड CVN-78 जिसको कहते हैं, 2017 में लॉन्च हुई थी। अब इसकी लंबाई देखिए, इतनी लंबी है ये, 337 मीटर के करीब, यानी 10,000 फुट के करीब इसकी लंबाई है। वजन है 1 लाख टन। परमाणु ऊर्जा से, न्यूक्लियर एनर्जी से चलाया जाता है, इसलिए बिना रिफ्यूलिंग के कई साल तक समुद्र में रह सकता है। अब ऐसी चीजें तैनात कर दी अमेरिका ने। इसकी तैनाती अमेरिका यूरोप में करने जा रहा है। इसका मतलब यह है कि 2 अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर और एक ब्रिटिश कैरियर इजराइल और ईरान के पास तैनात रहेंगे। इजराइल के पास, ईरान के पास। और इस क्षेत्र में एलाइज की सैन्य शक्ति का जमावड़ा महत्वपूर्ण है, और इससे साफ होता है
कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध के लिए घेराबंदी शुरू कर दी है, यानी कि ये एक और रिपोर्ट, एक और सबूत। अब जानकारों की माने तो नेतन्याहू के दबाव के कारण ट्रंप जंग में शामिल हो रहे हैं, क्योंकि पहले वो बीच का रास्ता खोज रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने शुरू में ही इजराइल के ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमले की मांग को ठुकरा दिया था। हमने आपको कल भी एक रिपोर्ट दिखाई थी। जोर दिया था कूटनीति से समस्या को सुलझा लिया जाए, लेकिन पीएम नेतन्याहू ने स्थिति बदली। माना जा रहा है कि नेतन्याहू ने व्यापक हमले की तैयारी की, क्योंकि वो दबाव में आ नहीं रहा था। अब उसके बाद अगर कंपैरिजन करें, एक इजराइल जो है वो 70 गुना है ईरान, इजराइल का 70 गुना है। ईरान तो छोटा सा है लेकिन ताकतवर है। अब ये बदलाव उनकी शुरुआती अनिच्छा से उलट हुआ, क्योंकि ये ईरान को परमाणु हथियार से रोकना चाहते हैं, पर नेतन्याहू की रणनीति से वो प्रभावित हुए, जिस तरीके से वो चल रहा था। तो कुल मिलाकर के अमेरिका की ये घेराबंदी ईरान के खिलाफ है। अब वो चाहता है कि ईरान किसी भी सूरत में न्यूक्लियर पावर ना बने। अभी भी फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, हो सकता है ईरान जो है वो कर दे। अमेरिका तो यही चाह रहा था। ईरान के पास किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति नहीं होनी चाहिए, अमेरिका पहले दिन से कहता रहा है। ट्रंप ने कहा है कि 40 साल से ईरान वाले कहते हैं डेथ टू अमेरिका, ईरान में कहा जाता है डेथ टू अमेरिका, पर हमने तो सिर्फ इतना कहा था ईरान को कि न्यूक्लियर हथियार मत बनाओ, खत्म कर दो। सुनिए। Iran cannot have a nuclear weapon. That's it. It's not a question of anything else. And if you did, you wouldn't have much of a country, because they would use it on us and they'd use it on other people, and they'd be a terror all over the world. Iran's got a lot of trouble and they want to negotiate. And I said, why didn't you negotiate with me before all this death? कहना कि अमेरिका भी जानता है नुकसान तो होगा ही। अब अमेरिका तभी लिए जो कह रहा है कि ईरान जो है सिर्फ परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे। दूसरी तरफ साइकोलॉजिकल कह लीजिए, वैसे भी कह लीजिए, वॉरफेयर चली रहा है। ईरान को लेकर ट्रंप की यही आक्रामकता है कि इजराइल के लिए मानो संजीवनी की तरह काम कर रहा है। वो जितना ज्यादा टफ होता है, जितनी ज्यादा बातें करता है, इजरायली डिफेंस फोर्स ईरान में खासतौर पर उतने ज्यादा हमले करती है कि भैया अमेरिका तैयार हो रहा है। परमाणु ठिकानों पर अपना टारगेट वो लगातार कर रहा है, लगातार बमबारी कर रहा है। नुकसान हालांकि ईरान को ज्यादा हुआ है, इजराइल को भी बहुत नुकसान हुआ, लेकिन इसी में क्योंकि अमेरिका बैक कर रहा है, इजराइल लगातार उनके परमाणु साइट्स पर हमला कर रहा है। देखिए। और इसी के साथ ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजराइल ने तबाही मचा दी। इजराइल के मिसाइल एक एक कर ईरान के परमाणु ठिकानों को नष्ट कर रहे हैं। ये तस्वीर तेहरान के दक्षिण पूर्व में स्थित पर्शियन न्यूक्लियर फैसिलिटी सेंटर की है, जो इजरायली हमले के बाद आग की लपटों में घिरा हुआ है। इजराइल के बड़े हमले ने तेहरान के इस सेंट्रीफ्यूज साइट को निशाना बनाया है। इसके अलावा इजराइल ने ईरान के अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर भी हमला किया है, जिसमें प्लूटोनियम बनाने वाले कुछ स्ट्रक्चर भी शामिल है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है। अराक रिएक्टर निष्क्रिय परमाणु रिएक्टर है, जो प्लूटोनियम उत्पादन की एक अहम यूनिट है। रिएक्टर एक तरह की भट्टी को कहा जाता है, जिसके जरिए किसी रासायनिक या परमाणु प्रतिक्रिया को नियंत्रित किया जाता है। खुफिया विभाग के सटीक डायरेक्शन के तहत इजराइल के 40 फाइटर प्लेन में 100 से अधिक गोला बारूद के जरिए तेहरान और ईरान के अन्य सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। इन हमलों में ही ईरानी शासन के परमाणु हथियार कार्यक्रम को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान के अराक क्षेत्र में परमाणु रिएक्टर पर हमला किया गया। इजराइल का ताजा हमला ईरान में यूरेनियम शोधन करने वाले सेंट्रीफ्यूज और बैलिस्टिक मिसाइल के हिस्से बनाने के कारखानों पर हुआ है। इससे पहले इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर बेस नंताज और फोर्डो पर भी बार बार हमला किया है। तो इजराइल लगातार हमले कर रहा है और इन हमलों से माना जा रहा है कि ईरान की सत्ता को देश की परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर जबरदस्त झटके लग रहे हैं। एक तो पहले से वो पीछे चल रहा था, ये आप देख सकते हैं, ये उसके परमाणु मैप है। दरअसल इजराइल को आशंका है कि ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब है और इस वजह पर उसने ईरान पर हमला किया है। ये अलग बात है कि इजराइल पूरे वर्ल्ड को पहले से कहता है कि विद इन 1 वीक जो है वो बना लेगा, विद इन 1 वीक बना लेगा, उसको महीनों हो गए। इस पर भी सवाल उठता है। अब कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज है हम आपको बताते हैं। ये देखिए आप, सबसे जो अहम है, आपने नाम बहुत सुना होगा जब से युद्ध चला, वो है नंताज। नंताज एनरिचमेंट फैसिलिटी। ये ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों में नंताज सबसे अहम है, सबसे बड़ा माना जाता है। तेहरान के दक्षिण में पड़ता है।
पहाड़ों के किनारे स्थित है, वो जो हमने आपको मैप दिखाया था, जिसमें 2 मेजर प्लांट्स हैं, फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट, FEP, जमीन के नीचे ये कहने बना हुआ है, जिसके लिए वो बंकर ब्लास्टर का इस्तेमाल किया जाना था। वही दूसरा सबसे बड़ा जो प्लांट है, उसका भी नाम आपने सुना होगा, वो है फोर्डो एनरिचमेंट फैसिलिटी। यूरेनियम की क्षमता बढ़ाने के लिए यह विकसित किया जा रहा है। यहां पर लगातार यहां पर भी काम चल रहा है। काफी सुरक्षित ये जगह मानी जाती है। ये तेहरान के दक्षिण में कोम शहर के पहाड़ों के बीच है, ये भी उसी पहाड़ों के आसपास है। तीसरा इस्फहान, ये बहुत जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा माना जाता है, इसमें भी लगातार रिसर्च होता रहा है। फिर आता है बुशर भी तेहरान के दक्षिण में है, फारस की खाड़ी के पास। यहां पर भी लगातार संवर्धन होता रहा है, यह भी लगातार एक्टिव रहा है। फिर है दरखोविन ऊर्जा प्लांट है, यह भी एक्टिव रहा है, इस पर भी लगातार काम होता रहा है। इन्हीं को कहा जा रहा है कि इजराइल निशाना बना रहा है। फिर आता है अरक हैवी वाटर परमाणु कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स है, यहां पर भी परमाणु संवर्धन का काम लगातार चल रहा है। तमाम रेडियो एक्टिव चीजें जो हैं वो चल रही हैं। तो ये तो है परमाणु साइट्स जिस पर इजराइल हमला कर रहा है। वही ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम की शुरुआत 1974 में की थी, जब शाह का शासन होता था, और परमाणु ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए एक पूरी योजना बनाई थी। उस योजना का नाम रखा गया था, उसका रखा कि एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान, AIEOE। इसके तहत पूरे देश में अगले 20 साल तक टारगेट रखा गया था कि अधिक परमाणु संयंत्र लगाए जाएंगे। कार्यक्रम हालांकि बहुत धीमी गति से वो आगे बढ़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करनी थी। शुरुआती कदम ईरान ने 1974 से शुरू किया, लेकिन उससे पहले 1957 से इस पर काम कर रहा था। अमेरिका का, अब ये देखिए, अमेरिका के साथ सहयोग करेगा, ये उस वक्त वहां परमाणु समझौता हुआ था। इस समझौते को कोऑपरेशन कंसर्निंग सिविल यूज ऑफ एटम्स कहा गया था, कि सिविल यूज ऑफ एटम्स, सिर्फ अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हम इसका यूज करेंगे, और तब ये पूरा का पूरा मामला शुरू हुआ था। लेकिन बावजूद इसके अमेरिका ईरान के खिलाफ लगातार परमाणु कार्यक्रमों को लेकर के अपना तल्खलुक अख्तियार करता रहा है। उस वक्त समझौता हुआ था कि अब बना लीजिए, लेकिन जियोपॉलिटिक्स को समझने वाले कहते हैं कि ईरान में अमेरिका का खासा हित है। उस वक्त भी रहा होगा जब साइन किया था, अब भी है। अमेरिका की नजर तो बहुत लंबे समय से ईरान पर है, मौका उसे अब मिला है, अब ये इजराइल और परमाणु चीजों को लेकर के। सबसे बड़ी बात है सत्ता परिवर्तन और अपनी मर्जी की सरकार इस पूरी जगह पर, जो कि ईरान हमेशा जो है आंखें दराता रहा है अमेरिका को। ईरान के पास तेल और गैस का अचूक भंडार है। ईरान पूरी दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, कितना एनरिच होगा। गैस के मामले में दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है ईरान। ईरान में खनिज पदार्थ बहुत बड़ी संख्या में है। ईरान की भू रणनीतिक स्थिति अगर हमको कहें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इराक, अफगानिस्तान, अगर वहां पर कुछ करना है, सत्ता परिवर्तन कर रहे हैं, जिसकी अब जो पहले हाथ जला चुका है अमेरिका, तो उसके लिए आपको ईरान का साथ होना बहुत जरूरी है। ईरान में सत्ता परिवर्तन हो नहीं सकता, इराक, अफगानिस्तान में दबदबा बन नहीं सकता जब तक आप ईरान को कब्जे में नहीं ले लेते। फिर अफगानिस्तान है, अजरबैजान है, इराक है, टर्की है, अर्मेनिया है, ये सारे रूस से सटे हुए हैं। उनको भी अगर साधना है तो ईरान है। यहां पर खनिज पदार्थ बहुत ज्यादा है। अमेरिका का अगर दखल ना हो तो खनिज पदार्थ ये भी है, इसलिए कौन है? ईरान है। ईरान में जब तक प्रभुत्व स्थापित नहीं हो जाता अमेरिका के लिहाज का, तब तक ये संभव ही नहीं है। तो ये इंटरेस्ट है। अब आपको समझ में आया कि ये वजह, असली वजह, दूसरी वजह क्या है। अब इस नियत से अमेरिका ने ईरान के ऊपर बड़े पैमाने पर प्रतिबंध लगा दी, सैंक्शंस लगातार लगाता चला आया। ईरान के साथ जो देश व्यापार करता है अमेरिका उस पर भी सैंक्शन लगा देता। अब ये देखिए इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुआ अमेरिका का। ईरान की जो कहानी है प्रतिबंध की बहुत पुरानी है। पीछे चलते हैं 1983, राष्ट्रपति रीगन थे, उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया, आप हथियार नहीं खरीदेंगे। ईरान इराक का जो वॉर हुआ 1981 से 88 के दौरान, सेना के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने सैन्य स्पेयर पार्ट्स भी शामिल थे, यह भी कह दिया कि आप नहीं खरीदेंगे, बैन लगा दिया। 81 से 87 तक फारस की खाड़ी में अमेरिका और अन्य जहाजों के खिलाफ ईरान की कार्रवाई और आतंकवाद के लिए ईरान के समर्थन के कारण 87 में यह प्रतिबंध लगा दिया। ईरानी जितने प्रोडक्ट्स हैं वो अब कहीं जाएंगे नहीं, हम नहीं खरीदेंगे, कोई देश नहीं खरीदेगा। 1995 में एक और प्रतिबंध लगाया परमाणु कार्यक्रम को लेकर।
उसमें कहा कि हिजबुल्लाह, हमास, फिलिस्तीन ये भी जो है इसका यूज कर सकता है। जून 2005 परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जितने व्यक्ति थे उसको चिन्हित कर लिया, उन सबकी संपत्तियां सीज कर दी, फ्रीज कर ली। फिर 2018 ईरान के साथ जो जो बिजनेस करता है उसके लिए एक अलग से नियम बना दिया, अमेरिका डिक्टेट करेगा। 2019 में ईरान से तेल खरीदने वाले देशों पर प्रतिबंध की धमकी भी दी और 2019 में ट्रंप ने खमेनेई से जुड़े लोगों पर भी प्रतिबंध लगाने शुरू कर दी कि जो जो उससे हाथ में लाएगा उस पर भी प्रतिबंध। 4 फरवरी 2025 को ट्रंप ने अपनी अधिकतम दबाव नीति फिर से शुरू कर दी कि जितना ज्यादा दबाएंगे उतना ज्यादा जो है ये घुटनों पर आएगा। अब ऐसे में ईरान के साथ अमेरिका की सीधी लड़ाई अगर छिड़ती है तो प्रॉक्सी वॉर की भी संभावना है। यह भी एक पहलू बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ईरान खुद सीधा हमलावर नहीं बनता है। यह भी एक युद्ध शैली है ईरान की, बल्कि बहुत सी प्रॉक्सी आर्मीज हैं जिसके जरिए वो हमला भी करवाता है, क्योंकि ईरान भी इतना कम नहीं है। यमन में रेड सी, वहां पर हूती विद्रोही हैं, पूरा समर्थन ईरान का है, हथियार से लेकर तमाम चीजें। लेबनान में हिजबुल्लाह एक्टिव है। इजराइल जब हमला कर रहा था हमास वाला, तब हिजबुल्लाह देखा था कि क्या रोल आया था। इराक और सीरिया से शिया मिलिशिया, उसको भी इराक की तरफ से सपोर्ट जाता है। इजराइल से सीधे युद्ध लड़ना तो सीधा मुश्किल है, इस कारण से बहुत महंगा भी है, खतरनाक भी है, बहुत छोटा भी है। अमेरिका के करीब जो बेस है वो कमजोर कड़ियां हैं। तो कुल मिलाकर के दुनिया को यह संदेश दे सकता है कि हम अब भी खिलाड़ी हैं और अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं। अपनी प्रॉक्सीज जितनी आर्मीज हैं उनको उसी तरीके से वो स्ट्रांग रखता है। अब इससे पहले इजराइल और ईरान के बीच जंग को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा था कि ईरान वार्ता के लिए व्हाइट हाउस आने को तैयार है। 3 दिन पहले जिस वक्त G7 होना था उस वक्त उन्होंने कहा था कि ईरान इज रेडी, वो वार्ता को आने के लिए तैयार है, व्हाइट हाउस आने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा था कि बात करने के लिए, अब ट्रंप ये कह रहे हैं कि बात करने के लिए बहुत देर हो गई है। 2 सप्ताह पहले उन्होंने मुझसे बातचीत के लिए क्यों नहीं ऑफर किया, क्यों नहीं रिक्वेस्ट किया। हालांकि उनके इस बयान को ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया। कल जिस वक्त देश के नाम संबोधन हुआ था अयतुल्ला खुमैनी का, ईरान की ओर से कहा गया है कि कभी भी इसके लिए व्हाइट हाउस का दरवाजा खटखटाया ही नहीं गया। सुनिए। We will remove this existential threat, and we are determined to do that, and we are determined to continue until we will reach our objectives. So I want you to know no negotiations are taking place, and the operation will continue until we will achieve our goals. तो यह तो हो गई ईरान में अमेरिका के प्रति गुस्से की बात। अब आपको इस खेल के एक और खिलाड़ी से मिलाते हैं। यह आपको किसी ने नहीं बताया होगा, लेकिन उस खिलाड़ी के बारे में बताने से पहले आपको एक तस्वीर दिखा देते हैं। ये तस्वीर देखिएगा जरा, इस वक्त प्ले होती है, तस्वीर देख लीजिए। व्हाइट हाउस के अंदर की तस्वीर है पाकिस्तान के आर्मी चीफ और अब सो कॉल्ड फील्ड मार्शल असीम मुनीर की। कल व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच के लिए पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने लंच के लिए बुलाया। अब इस तस्वीर के बहुत मायने हैं। मध्य पूर्व से लेकर दक्षिण एशिया और वैश्विक राजनीति, ये एक तस्वीर और ये मुलाकात बहुत से डाउट्स और बहुत सी चीजों को जन्म देती है। हम एक एक करके उन चीजों को भी आपके सामने बताएंगे, उन चीजों को आपके सामने लेकर आएंगे। क्योंकि सर्वे सर्वा कौन है? अब हमने आपको कहा ना कि असीम मुनीर थे। कौन है सर्वे सर्वा? देखा जाए तो शहबाज शरीफ, चुनी हुई सरकार है, मुखिया है, आगे लोकतंत्र है, प्रधानमंत्री है, और जनरल असीम मुनीर मुलाकात कर रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी पीएम को बुलाया नहीं, इन्हें बुला लिया। व्हाइट हाउस में आ जाओ, लंच पर बैठते हैं, बात करेंगे राजनीति की, कूटनीति की, तमाम। अब है क्या इसके पीछे? शहबाज शरीफ नहीं, उनका आर्मी जनरल आ गए। बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान में सेना प्रमुख सबसे ताकतवर होता है। यह तो पता लग गया ना, देश कौन चलाता है? सेना चलाती है। यहां अमेरिका ही मान रहा है, यानी बैकअप है। पावर सेंटर मुनीर, अब उसी को ही प्रायोरिटी देनी। शाहबाज को बुलाते तब भी मुनीर होता पर्दे के पीछे। अमेरिका पाकिस्तान की वास्तविक शक्ति यानी सेना के साथ ही सीधे डील करना चाहता है, उसने बता दिया। इंडिया कहता रहा लगातार, तब वो कहते रहे नहीं शाहबाज शरीफ। अब देखिए असीम मुनीर को अमेरिका ने डायरेक्ट करी, इन्हीं से डील करते हैं। पाकिस्तान में सेना का आंतरिक राजनीतिक और नीतिगत मामलों में पूरा दबदबा है, यानी सेना प्रमुख, उनकी मर्जी के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता। अब पूर्व पीएम इमरान खान ये देख चुके हैं, तभी जेल में
किस तरीके से डाल दिया सेना ने। हाथ किसका था सबसे बड़ा? असीम मुनीर का। यानी सेना ही पाकिस्तान की विदेश नीति तय करती है, रक्षा नीति तय करती है, ना कि वहां की कोई पपेट गवर्नमेंट या फिर जिसे कहते हैं चुनी हुई सरकार। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इस वक्त कंगाल है, खस्ता हाल है। अब ट्रंप को यह उम्मीद हो सकती है कि मैं थोड़ा आर्थिक फायदा दे दूं, कुछ डॉलर्स का लालच दे दूं, जो कि हमेशा जिसके बहकावे में पाकिस्तान रेंट आउट होता है। इस बारे में सही फैसला कौन लेगा? असीम मुनीर लेगा, तो मैं वहीं पे ऑफर देता हूं। ट्रंप जानते हैं कि पाकिस्तान का असली मालिक मुनीर है। अगर ट्रंप शहबाज शरीफ को बुलाकर पाकिस्तान में कोई डील करते तो पाकिस्तानी सेना की मंजूरी के लिए वो जाती फाइल। ट्रंप ने सीधा ही बुला लिया कि मुनीर आ जाइए, बिचौलिया को चाहिए नहीं। शहबाज सरकार को जैसे दूध में मक्खी होती है उसकी तरह बाहर कर दिया और मिलिट्री जनरल को बुला लिया, जो कि अभी एक फेल्ड जंग से आया है। अब शहबाज शरीफ को नजरअंदाज करना पाकिस्तान में सेना की सर्वोच्चता और अमेरिका की एक, जिसे कहते हैं कि एक बहुत ही अलग तरीके की कूटनीति का हिस्सा है। अब इस मीटिंग के जो है इंटरनेशनल इंपैक्ट क्या, यह समझना जरूरी है। ट्रंप और मुनीर की इस मुलाकात में विदेश मंत्री मार्को रूबियो के अलावा स्टीव विटकॉफ भी थे। विटकॉफ बेसिकली वो व्यक्ति हैं जो ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता कराने की कोशिश कर रहे थे। उन दोनों के बीच कर रहे थे, लेकिन यहां मुनीर मुलाकात करता है तब बीच में बैठे हैं विटकॉफ। अब विटकॉफ की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि असीम मुनीर से मुलाकात का ताल्लुक इजराइल ईरान युद्ध से है डायरेक्टली। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट छपी है, वो हम आपके लिए लेकर आए। वो रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख से ईरान के खिलाफ इजराइल के हमले में सहयोग मांगा गया है अगर जरूरत पड़ती है। लंच के बाद ट्रंप ने मीडिया से बात में अपने इरादे भी जाहिर कर दिए। Yeah, well, they know Iran very well, better than most, and they're not happy about anything. It's not that they're bad with Israel; they know them both actually, but they're probably, maybe they know Iran better, but they see what's going on, and he agreed with me. The reason I had him here, I wanted to thank him for not going into the war. जाहिर सी बात है, सीधे तौर पर यूज करना चाहता है, उसे मालूम है कि कुछ डॉलर और पाकिस्तान बिक जाएगा। कहते हैं कि अमेरिका कुछ भी मुफ्त में नहीं देता। अंग्रेजी में कहते हैं ना, देयर आर नो फ्री लंचेस। वो जो भी देता है उसके बदले में एक बड़ी कीमत लेता है। और ट्रंप तो वैसे भी बिजनेसमैन है, अब वो मस्क को आंखें दिखा सकते हैं, तो यहां पे भी अगर बिजनेस करना है तो प्रश्न ये है कि आसिम मुनीर से वो चाहते क्या है? क्या बात हुई होगी? इजराइल ईरान की जंग में ट्रंप इस लंच की कौन सी कीमत वसूलना चाहते हैं? अमेरिकी कूटनीति को समझने वाले ये दावा कर रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि दरअसल ट्रंप चाहते क्या है। अमेरिका पाकिस्तान से ईरान के खिलाफ क्षेत्रीय सहयोग चाहता है, यानी मध्य पूर्व की मौजूदा स्थिति पर दक्षिण एशिया से कंट्रोल करना चाहता है। पाकिस्तान में बैठ करके वो कंट्रोल करे, अपना बेस चाहता है। सिंपल सी बात है। और पाकिस्तान से बेहतर और कोई दूसरा मुल्क हो नहीं सकता जो इस तरीके से जो है मान जाए या अपने आप को रेंट आउट कर दे। अमेरिका की सबसे बड़ी चाहत पाकिस्तानी एयरबेस के इस्तेमाल की है। यहां पर बड़ी बात आती है, ईरान के खिलाफ अमेरिकी जंग में उतरता है वो अगर जिसकी वो दस्तक जो है पूरी दुनिया को दे रहा है, तो ऐसे में पाकिस्तान ईरान का पड़ोसी मुल्क है, 750 किलोमीटर लंबी सरहद है, तो अमेरिका आसानी से वहां से ईरान तक पहुंच सकता है, ईरान पर हमला कर सकता है और उस पर निगरानी भी रख सकता है, नजर भी रख सकता है। इसके अलावा वो पाकिस्तान को अपने पाले में लेकर के चीन को भी साध सकता है, चीन को भी संदेश दे सकता है। दरअसल चीन ईरान का पुराना सहयोगी है, रक्षा क्षेत्र में भी वो ईरान को सहयोग करता है, लगातार हथियार की बात भी करता है। लेकिन अमेरिका चीन को यह बताना चाहता है कि वो ईरान के मामले से फिलहाल तो दूर रहे, क्योंकि पाकिस्तान अब हमारे साथ है। अब इस वॉर में पाकिस्तान काफी निर्णायक हो गया है, या फिर उसकी भूमिका जो है अमेरिका बताना चाह रहा है कि निर्णायक हो सकती है। अगर यही प्लान जो हमने आपको बताया ये कामयाब होता है और अमेरिका इस जंग में उतरता है, तो ईरान के लिए मुसीबत दोहरी हो जाएगी, क्योंकि पश्चिम की तरफ से इजराइल उस पर हमले कर रहा है लगातार, वहां पर भी अमेरिकी बैकअप जारी है। अमेरिका पाकिस्तानी एयर स्पेस और बेस का इस्तेमाल कर पूरी मोर्चे पर हमला कर देगा, वो यहां से हमला कर देगा, यानी कि दो तरफा तरीके से घेर उसने पहले ही रखा है, वो हमने आपको मैप दिखाया था। तो इस मामले में अमेरिका पहले भी पाकिस्तान का इस्तेमाल कर चुका है। दरअसल जिस वक्त अफगानिस्तान युद्ध हुआ था, पाकिस्तान ने अमेरिका को बहुत सपोर्ट किया था। इसी तरीके से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियानों के लिए स्पेस दिया था, अपनी एयर स्पेस खोल दिया था।
इस बार भी अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी जेट्स के लिए स्पेस खोलना, तो अमेरिका को मिडिल ईस्ट में मजबूती मिलना, ये तमाम चीजें जो हैं कहीं ना कहीं ईरान को बैकफुट पर कहीं ना कहीं लेकर के आएंगी। खैर, एक सच के साथ आपको और छोड़े जाते हैं। वो सच ये है कि अगले आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। वही तय करेंगे कि यह युद्ध महायुद्ध होता है, ग्लोबल युद्ध होता है, वैश्विक तौर पर इसकी स्थिति क्या होती है। आज की ये पूरी इक्वेशन, ये पूरा सच बताने की कोशिश हमने आपसे की। फिलहाल जो कहेंगे सच कहेंगे में आज के एडिशन में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात। छोड़े जाते हैं सुपर 30 के साथ।